राजीव कविता पर दबाव डालता कि वो पिता के घर से अपना हिस्सा लेकर आए, क्योंकि ये बेटियों का अधिकार होता है। कविता जब भी मायके जाती, पिता और भाइयों का व्यवहार देखकर चुप हो जाती। एक दिन राजीव ने कविता को इतना मारा कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई, और जब माता पिता कविता को देखने आए तो उसने रोते हुए बताया कि राजीव उसे मारता है कि मैं मायके से अपना हिस्सा लेकर आऊं। पिता ने बेटी का घर बसाने के लिए बेटी को उसका हिस्सा दे दिया, जिससे राजीव ने कारोबार किया और वो कारोबार बहुत फैलता गया। जब राजीव के बच्चे जवान हुए तो वो भी पिता से अपना हिस्सा मांगने लगे। राजीव कहने लगा, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं इसमें से किसी को कुछ नहीं दूंगा। तो एक दिन तंग आकर बेटों ने पिता को, कविता अपनी उंगलियां चटका रही थी, तब कभी पिता के चेहरे की ओर देखती तो कभी भाइयों की ओर, जो आपस में बातों में व्यस्त थे। समझ नहीं पा रही थी कि बात कैसे शुरू करे और किस तरह कहे कि किसी को बुरा भी ना लगे। कब से वो हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। लेकिन फिर उठकर खड़ी हुई। पिताजी, मैं वापस जा रही हूँ, मिनमिनाते हुए कविता ने ये बात कही थी। अरे बेटा, ऐसे कैसे, खाना खाकर जाओ, बल्कि राजीव को कहो वो भी आ जाए, वो तो जैसे आता ही नहीं। ये उसका भी घर है, अच्छा लगता है जब बेटी अपने पति के साथ आ जाए। कविता क्या कहती कि राजीव ने उसे क्या कहकर भेजा है। जो बात राजीव ने उसे कही थी, वो बात कविता के लिए कहना बहुत मुश्किल हो रहा था। शादी से पहले बेटी बिना संकोच माता पिता से हर बात कह देती है, लेकिन शादी के बाद नहीं कह पाती। वो भी इसी दुविधा में फंसी थी। अभी उसकी छोटी बहन की शादी बाकी थी और पिताजी के पास बस ये एक बड़ा मकान ही था। भाइयों ने तो दुकानें अपनी मेहनत के बल पर बनाई थी, इसलिए सब दुकानें भाइयों के नाम थी। इसी बड़े घर में सब भाई रहते थे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे सब यहीं रहते थे। कैसे कह देती कि घर बेचो और मेरा हिस्सा मुझे दो, क्योंकि मेरा पति मुझसे मांग रहा है। बेबसी की आखिरी सीमा थी, ऐसे शर्मिंदा थी जैसे कर्ज मांगने आई हो। उसके परिवार में किसी ने भी कभी बहन को हिस्सा नहीं दिया था, बस दहेज देकर विदा करने के बाद संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। कविता बड़ी बेबसी की हालत में आई थी। पहले तो उसने राजीव को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक ही जिद थी, तुम्हारे पिता के घर में तुम्हारा भी हिस्सा है और वो तुम लेकर आओ। शादी का तीसरा दिन था जब पहली बार ही राजीव ने उससे ये कहा था। पहले तो वो उसे देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, राजीव, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी अच्छी जॉब है और हमारे यहाँ बेटियों की संपत्ति में से हिस्सा नहीं दिया जाता, बस जो दहेज दिया जाता है वही दिया जाता है। ये सुनकर राजीव कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों नहीं दिया जाता? देखो, ये जॉब मुझसे नहीं होती, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता हूँ, किसी के अंडर काम करना मुझे बहुत बुरा लगता है। 1 साल मैंने कैसे गुजारा है मैं जानता हूँ। जब देखो बॉस बातें सुनाता है, कभी लेट आने पर कहता है, कभी काम ज़रा सा ऊंच नीच हो जाए तो बकबक शुरू कर देता है। मैं किसी की भी सुनने का आदी नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ सुनाने की आदत है, आदेश देने की आदत है। मैं किसी के आदेशों का पालन नहीं कर सकता। बहुत गुस्से से राजीव ने कहा था। कविता समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे समझाए। वो अच्छी खासी नौकरी को लात मार चुका था। कहने लगा, अब नौकरी नहीं करूँगा, अपना बिजनेस करूँगा। और सीधी सी बात है, पत्नी होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने मायके से अपना हिस्सा लेकर मुझे दो, ताकि मैं बिजनेस करूं। शादी के तीसरे दिन कविता अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसका पति 1 सप्ताह भी नहीं रुकेगा। उसे तो लगा था कि राजीव की जॉब अच्छी है, चलो अच्छी बात है, उसे अपने माता पिता के आगे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजीव को किस तरह से समझाए। उसने अपनी सास से बात की, बजाय उसकी सास अपने बेटे को समझाती कि शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं जो तुम अपनी पत्नी से उसके मायके से उसका हिस्सा लाने के लिए कह रहे हो। उल्टा कविता से कहने लगी, हाँ तो अगर वो मांग रहा है तो ये उसका अधिकार है, तुम्हारा जो कुछ भी है उसी का तो है, और वो जो कमाएगा फ़ायदा तो तुम्हें होगा, हमें थोड़ी होगा। ये कहकर उसकी सास ने तो जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी। कविता कहने लगी, माँ जी, मैं कैसे मांग लूँ? मांग सकती हूँ, आप खुद सोचें, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे कि मेरा पति किसी लायक नहीं है। अभी से उसने अपने ससुर से मांगना शुरू कर दिया। सास कहने लगी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, तुम कौन सा उनसे उनके पैसे मांगने जा रही हो? अरे घर में अपना हिस्सा ही तो मांगना है, जाओ जाकर मांगो। ये कहकर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। कविता फिर से सोच में पड़ गई थी कि अब क्या करे, किस तरह से इस परेशानी को हल करे। पहले तो उसने राजीव की बात पर कान ही नहीं धरे, बस अनसुना करती रही, लेकिन वो सच में अपनी नौकरी छोड़ बैठा था। हर समय घर में बैठा रहता, घर में बैठा रहता तो कविता की जान खाता रहता। यही कहता रहता कि मैं तुम्हें मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकता। बड़े दोनों भाई अपने बिजनेस कर रहे हैं, दोनों की पत्नियों ने अपने मायके से पैसे लाकर उनको दिए हैं और उन्हीं से घर चल रहा है। वो मुझे और तुम्हें नहीं पालेंगे, इसलिए जो कुछ हो सकता है जल्दी जल्दी करो।
कविता कहने लगी, मैं इतनी जल्दी अपने माता पिता से कैसे पैसे मांगूं? अभी तो उन्होंने शादी पर इतना खर्चा किया है। आप खुद सोचें। राजीव कहने लगा, उन्हें अपने पैसों से कुछ भी नहीं देना। अपने पिता का घर बिकवाओ, अपना हिस्सा लो और मुझे दो। वो कहने लगी, मेरे भाई और भाभियाँ उस घर में रहते हैं, कैसे उनसे कह दूं कि घर खाली कर दो? ये तो गलत बात है। वो कहने लगा, कोई गलत बात नहीं है और इतने भी गिरे पड़े नहीं है तुम्हारे घर वाले कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ना दे सकें। देखो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूँ। इस 1 महीने के अंदर अंदर मुझे अपने हिस्से की पूंजी ला कर दो। जब मेरी बड़ी भाभियाँ अपने घर से पैसे लाकर मेरे भाइयों को दे सकती हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है? ये ना हो कि मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ खराब हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कोई गलत बात करूं। लेकिन मर्द उस समय इंसान से जानवर बन जाता है जब उसकी कोई कमाई नहीं होती, पैसा नहीं मिलता और ज़रूरतें उसकी जान खाती हैं। मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने का समय दे रहा हूँ। राजीव ने तो जैसे कविता के सारे रास्तों को बंद कर दिया था। वो बेचारी परेशान होकर रह गई थी। शादी को अभी 8-10 दिन ही गुजरे थे, लेकिन उसका चेहरा मुरझा के रह गया था। किचन में उसने काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन दोनों बड़ी जेठानियां बातों बातों में उसे ताने देने लगीं। अरे, जब से शादी हुई है राजीव तो घर का होकर रह गया है। ये क्या बात हुई कि शादी होते ही अब राजीव और उसकी पत्नी की जिम्मेदारी भी हमारे सर पर आ गई? पहले तो चलो 2 रोटियां ही बनानी पड़ती थी, अब 4 बनानी पड़ेगी। कल को बच्चे भी हो जाएंगे। क्या हमने ठेका ले रखा है राजीव और उसकी पत्नी बच्चों को पालने का? जैसे वो किचन में रात के लिए खाना बनाने के लिए आई थी तो दोनों जेठानियां किचन में पहले से खड़ी थीं और आपस में बातें कर रही थीं। दूसरी वाली कहने लगी, ये तो उसकी पत्नी कविता को सोचना चाहिए। हमने भी तो अपने मायके से रुपए लाकर अपने पतियों को दिए हैं और भगवान की कृपा है दोनों कमा रहे हैं। घर तो अच्छे से चल रहा है ना? पहली वाली जेठानी कहने लगी, मैंने तो सुना है कविता के पिता ने उसे एसी भी दिया है। सीधी सी बात है, एसी कमरे में हो तो चलता भी है, बिल कौन भरेगा? दूसरी वाली हंसने लगी, कहने लगी, अब उसका पिता तो भरेगा नहीं, हम लोगों को ही भरना पड़ेगा। कविता जब किचन में आई तो दोनों चुप हो गईं। उसने सबके लिए खाना बनाया। खाना बनाने के बाद बर्तन भी धोए। उसे अपने ऊपर अजीब बोझ सा लगने लगा था, इसलिए जेठानियों के हिस्से का काम भी खुद कर देती थी। रात को जब कमरे में आए, राजीव एसी चलाकर सामने लगी टीवी पर एक मूवी देख रहा था। कविता उसके बराबर में आकर बैठ गई। कहने लगी, आप ऐसा करें कि एसी बंद कर दें, क्योंकि बिल बहुत आ जाएगा और फिर आपके भाइयों से आपकी कहाँ सुनी होगी। एक तीखी नज़र राजीव ने कविता पर डाली। कहने लगा, इतनी ही तुम्हें चिंता है तो फिर वो करो जो मैं कह रहा हूँ। सही बात है, मेरे भाई मेरे कमरे का बिल तो नहीं भरेंगे, ये सब तुम्हें सोचना चाहिए। कविता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कहने लगी, आपने एकदम से नौकरी छोड़ दी, कम से कम कुछ महीने तो गुजार देते। मैं कितनी उलझन में हूँ, बता नहीं सकती। क्या कहूँ अपने माता पिता से जाकर कि मेरी शादी को अभी 15 दिन भी नहीं गुजरे और मेरा पति मुझसे मेरे मायके से अपना हिस्सा मांगने को कह रहा है। ये सुनना था कि राजीव ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। कहने लगा, मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे, चीज़ तुम्हारी है, अपना नाम लो पागल लड़की। खबरदार जो तुमने मेरा नाम लिया। तुम अपने पिता से कहो तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हारा अधिकार है, उस घर में तुम्हारा भी तो हिस्सा है। कविता तो बुरी तरह से घबरा गई थी, ऊपर से परेशान भी हो गई थी। पहली बार जब अपने मायके गई तो राजीव उसे बाहर दरवाजे से ही छोड़कर चला गया था और ये भी कहकर गया था कि आज ही हिस्सा मांग लेना, लेकिन अब वो उंगलियां चटका रही थी। कभी चेहरे पर आने वाला पसीना साफ कर रही थी कि कैसे बात करें। 1000 कोशिश के बाद भी कविता कुछ न कह पाई, इसलिए वापस चली गई। जब उसका भाई उसे ससुराल छोड़कर आया तो राजीव घर पर ही था, लेकिन अपने साले से मिलने तक बाहर नहीं आया, अपने कमरे में बैठा रहा। कविता का भाई कविता की सास से ही मिलकर वापस चला गया। जब कविता कमरे में आई तो राजीव बड़े आराम से लेटा हुआ था। वो कहने लगी, आप रवि भाई से मिलने बाहर क्यों नहीं आए? क्या सोचेंगे वो? राजीव कहने लगा, उन्होंने जो सोचना है सोचने दो, मुझे किसी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कि तुमने बात की अपने पिता से? स्वर वैसा ही था, कठोर और गुस्से वाला। वो कहने लगी, नहीं, मुझसे बात नहीं हुई, मैं कैसे बात करती, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। ये कहना था कि राजीव गुस्से से भड़क उठा। कहने लगा, तुमने क्या तमाशा बना रखा है? अरे, घर पर बैठे बैठे मुझे 15 दिन हो गए और एक तुम हो कि तुम्हारी शर्म खत्म नहीं हो रही। देखो, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि अपने पिता और भाइयों से पैसे मांगो, अपना हिस्सा मांगो। मैं उनसे भीख नहीं मांग रहा। जो तुम्हें मांगते हुए शर्म आ रही है, तुम अपना अधिकार मांग रही हो और वो तुम मांग सकती हो। कविता की जैसे सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी, वो रोने लगी, हाथ जोड़कर राजीव के सामने बैठ गई। कहने लगी, भगवान के लिए मेरी इज्जत मेरे घर वालों के सामने बची रहने दे। मेरी भाभी मुझे बातें सुनाएंगी, मेरे भाई जो मेरी आव भगत करते हैं उनके माथों पर बल पड़ जाएंगे। वो तो यही समझेंगे कि शायद पति लालची है, पत्नी के मायके के पैसों पर नजर रखता है। बहन के लिए मेरी इज्जत मेरे मायके में बची रहने दे।
राजीव ने उसके दोनों हाथों को बुरी तरह से झटका था। कहने लगा, ठीक है, फिर अपने पिता को बोलो कि इस एसी का बिल वो भरे, तुम्हारे हिस्से का घर का राशन भी वो डलवा कर दें और तुम्हारे सारे खर्चे वो पूरे करें। ये सुनकर कविता के दूजे से होश उड़े थे। कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो कहने लगा, यही बातें कर रहा हूँ जो तुम सोच रही हो और सुन रही हो। तुमसे अच्छी तो मेरी दोनों भाभियाँ निकली, जिनको अपने पति का एहसास था। उन्होंने तो शादी के तुरंत बाद ही अपने मायके वालों से अपना हिस्सा मांग लिया और अपने पतियों को दे दिया। देखो कितनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। जानती हो, जिस घर में हम रह रहे हैं ये भी मेरी माँ को उनके मायके से मिला था। पता नहीं तुम किस दुनिया में रहती हो, अपना अधिकार मांगते हुए तुम्हें शर्म आती है। ये कहकर उसने तकिया ठीक किया और करवट बदलकर सो गया। कविता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। कुछ दिन बाद वो फिर मायके चली गई। इस बार पक्का इरादे करके गई थी कि अपने पिता और भाई से बात करेगी, लेकिन जब वहाँ गई तो एक अजीब सी उलझन का शिकार हो गई, क्योंकि तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा हुआ था। सब कह रहे थे कि उन्होंने अपने अलग अलग घर लेना है, क्योंकि तीनों की पत्नियों की आपस में बन नहीं रही थी। मेरे माता पिता अपना सर पकड़े बैठे थे और भाई कह रहे थे कि ऊपर का एक पोर्शन और बनवाना है, जिसके लिए तीनों भाई पैसे दें ताकि एक एक पोर्शन तीनों का हो जाए। लेकिन परेशानी फिर ये थी कि माँ और पिताजी को कोई भी भाई रखने के लिए तैयार नहीं था। कहते थे माँ बड़े भाई के पास रहेंगी और पिताजी छोटे भाई के पास। यहाँ तो माता पिता को भी इकट्ठा रखने को पर कोई तैयार नहीं था। झगड़ा इस बात पर था कि तीसरे पोर्शन को बनवाने के लिए कोई भी पैसे लगाने को तैयार नहीं था, ना ही पैसे इकट्ठा कर रहे थे। कह रहे थे जिस भाई ने ऊपर रहना है वो अपने पैसों से बनवा ले। इसी बात पर तीनों भाई झगड़ रहे थे कि जब ये पोर्शन सबने मिलकर पैसे देकर बनवाए हैं तो फिर ऊपर का पोर्शन एक भाई क्यों बनवाए। तीनों पैसा जमा करें और तीसरा पोर्शन भी बनवाएं। तीनों भाई के आपस में झगड़े खत्म नहीं हो रहे थे। कविता उनसे अगर अपने हिस्से की बात करती तो सारी गाज उस पर गिरती। सब उसी को बुरा भला कहते कि इसे अपनी पड़ी हुई है। अभी तो छोटी बहन के रिश्ते को लेकर माँ पिताजी परेशान थे, रिश्ता पक्का कर बैठे थे और यहाँ तीनों बेटों के झगड़े शुरू हो गए थे। तीसरा पोर्शन बनाने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे, तो छोटी बहन का दहेज कैसे बनाते। और इस पर कविता अगर ये कह देती कि मेरा पति भी पैसे मांग रहा है तो ज़रूर सब उसे बुरा भला कहते। आज तो कविता की माँ ने भी सीधे मुंह उससे बात नहीं की थी। कहने लगी, बेटा तुम अपने घर जाओ, इन तीनों ने तो ऐसा तमाशा खड़ा किया है कि मैं परेशान होकर रह गई हूँ। छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया है, लड़के वाले तारीख मांग रहे हैं, ऊपर से ये तीनों लड़ने में लगे हैं। कविता बुरे दिल के साथ वापस आई थी। जैसे ही घर आई तो राजीव गुस्से से उसे देख रहा था। कहने लगा, क्या बात हुई तुम्हारी? तुम्हारे पिता पैसे कब देंगे? कविता का जी चाहा कि या छत ऊपर उस पर गिर जाए या वो जमीन में धंस जाए, मर जाए या जहर खा ले। अजीब दुविधा में थी। मायके जाती थी तो वहाँ का माहौल ऐसा था कि बात उससे हो नहीं पा रही थी, और यहाँ आती थी तो राजीव उसके सर पर सवार हो जाता। कहने लगी, मैं नहीं मांग सकती, आपने जो करना है कर ले। ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ राजीव ने उसके मुंह पर मारा था और फिर उसे पकड़कर घसीटकर कमरे में ले गया। कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने कविता को बहुत मारा, इतना मारा कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई। लेकिन मजाल है कि सास ने दरवाज़ा खटखटाकर पूछा हो कि बेटा तुम क्यों अपनी पत्नी को मार रहे हो। ना ही कोई बड़ा भाई आया कि तुम क्यों पत्नी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हो। कविता रोती तड़पती रह गई। उसका हाथ बिल्कुल लटक गया था और वो तड़प रही थी। राजीव का जब गुस्सा ठंडा हुआ तो कहने लगा, चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ कर आऊँ, या तो हिस्सा लेकर आओ या मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो रोने लगी, लेकिन राजीव को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई थी। उसे अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर उसके मायके छोड़ आया। जब कविता का टूटा हुआ हाथ देखा तो तीनों भाई उसकी शक्ल देखने लगे। कविता ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। माँ और पिताजी अपना सर पकड़कर बैठ गए। यहाँ तीनों बेटों का झगड़ा ही खत्म नहीं हो पा रहा था, और इस पर यह मुसीबत की बेटी भी तलाक की धमकी लेकर आ बैठी थी। पिताजी ने कहा कि ऐसा करो, ये घर बेच दो और सबके हिस्से उनको दे दो। मैं छोटी बेटी की भी शादी कर दूंगा और उसका हिस्सा भी उसे दे दूंगा। ये सुनकर तीनों भाई गुस्से से आग बबूला हो गए थे। कहने लगे कि ये क्या बात हुई, बहनों का हिस्सा नहीं होता। ये कहना था कि उसके पिताजी कहने लगे, तो फिर ऐसा करो कि बहन को तलाक दिलवाकर घर बैठा लो। ये सुनकर तीनों भाई चुप हो गए। पिताजी कहने लगा, देना तो पड़ेगा, मैं अपनी बच्ची का घर बर्बाद नहीं कर सकता। कविता के मायके वाले उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ाया, घर भी बेच दिया, जो जिसका हिस्सा बनता था सबको दे दिया, और दोनों पति पत्नी एक छोटे से मकान में चले गए। तीनों भाई अलग हो चुके थे। कविता भी अपने हिस्से का पैसा लेकर वापस ससुराल आ गई। जब राजीव ने पैसे देखे तो खुश हो गया। अपने व्यवहार की माफ़ी भी कविता से मांगने लगा। कहने लगा, यही तुम पहले कर लेती तो मैं तुम्हें इतना ना मारता। लेकिन वो चुप सी हो गई थी, कुछ भी नहीं बोली, कमरे में आकर बैठ गई।
राजीव ने एक छोटी सी फैक्ट्री में पैसे लगाए, अपने दोस्त के साथ मिलकर काम करने लगा। धीरे धीरे उसके काम में तरक्की भी होने लगी, वो अच्छे पैसे कमाने लगा था। कविता के साथ उसका व्यवहार भी अच्छा हो गया, लेकिन वो ऐसा चुप हुई थी कि राजीव से सीधी तरह बात नहीं करती थी। हाथ की हड्डी भी उसकी सही हो चुकी थी, लेकिन अभी भी दर्द होता था। जो घाव राजीव की मार से उसके दिल पर लग चुका था वो हरा ही रहा था। वो कभी भी नहीं भरा था। जब पहला बेटा हुआ तो राजीव की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसने बहुत खुशियां मनाई थी, लेकिन कविता के चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं आई। एक के बाद दूसरा बेटा और फिर तीसरा बेटा हुआ। राजीव तो बहुत खुश था। बिजनेस भी बहुत अच्छा चल पड़ा था। राजीव ने अपना अलग घर बनवाया था और कविता अपने तीनों बेटों के साथ वहां शिफ्ट हो गई। घर में हर सुख सुविधा थी, यहाँ तक कि गाड़ी भी खरीद ली। कविता को वो हज़ारों रुपए देता था कि जाओ जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लो, लेकिन वो वापस कर देती थी। कहती मुझे नहीं चाहिए, इन पैसों की ज़रूरत आपको है। क्योंकि जब से उसके माता पिता का देहांत हुआ था, भाइयों ने कविता से मिलना छोड़ दिया था। कारण ये था कि उसने अपना हिस्सा मांग लिया था, इसलिए उसका मायका छूट रख कर रह गया था। जब तक माता पिता जिंदा थे उनसे मिल लेती थी, लेकिन तीनों भाइयों ने कविता से साफ कह दिया था कि अपने पैसे वो ले चुकी है, अब वो भाइयों के घर कदम भी न रखे। राजीव को शायद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कविता को पड़ता था। हर औरत चाहती है कि उसका मायका सुरक्षित रहे और उसका आना जाना भी अपने मायके में लगा रहे, लेकिन घर में अपना हिस्सा मांगने के कारण उसका सब कुछ छूट गया था। तीनों बेटे राजीव के स्वभाव पर ही गए थे, वही अक्कड़, वही बदतमीजी। जब भी कविता बच्चों की गलती पर उन्हें डांटती तो राजीव उल्टा उसे डांटने लगता। कहता मेरे बेटों को कुछ मत कहा करो, ये एक गबरू जवान शेर के बच्चे हैं। वो कहने लगी इस तरह तो आप इन्हें सर पर चढ़ा लेंगे। अगर अभी से हमने इन्हें गलत बात पर नहीं रोका तो फिर ये बदतमीज हो जाएंगे। लेकिन राजीव उसकी कोई बात नहीं सुनता था। पैसे की रेल पेल देखकर तीनों बेटे माँ को कोई महत्व नहीं देते थे, और जैसे जैसे समय गुजरता गया पिता का महत्व भी उनकी नज़र में कम होने लगा। बेटे देर रात तक दोस्तों में समय गुजारने लगे। पढ़ाई की ओर से भी उनका ध्यान हट चुका था। बड़े बेटे ने हाई स्कूल के बाद पिता से साफ कह दिया कि अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। राजीव ने भी उसे ये समझाने की कोशिश नहीं की कि बेटा शिक्षा से ही इंसान आगे बढ़ता है और हाई स्कूल की तो कोई अहमियत ही नहीं है, तुम आगे पढ़ो। बल्कि वो कहने लगा अच्छा है ऐसा करो, तुम मेरी फैक्ट्री में आना शुरू कर दो। मुझे भी एक ऐसे बच्चे की ज़रूरत है जो मेरा अपना हो, मैं दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता। राजीव अपनी अलग फैक्ट्री भी खोल चुका था, काम का बोझ भी उस पर बढ़ चुका था, इसलिए बड़े बेटे को आगे बढ़ाने के बजाय उसने अपनी फैक्ट्री में बिठा लिया। हाई स्कूल के बाद ही बड़ा बेटा जाकर मालिक की कुर्सी पर बैठने लगा था, इसलिए उसका बात करने का अंदाज भी बदल कर रह गया था। नौकरों को बड़ी नीची नज़र से देखता था। घमंड ताकि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता था। दूसरे बेटों ने जब ये देखा कि हाई स्कूल के बाद भाई को मालिक की कुर्सी मिल गई है तो उनका ध्यान भी अपने आप पढ़ाई से हटने लगा। जब भी कविता उन्हें डांटती तो वो कहते कि चुप कर बुढ़िया, अपनी ज़बान बंद कर। समय आगे बढ़ने लगा। कविता बीमार रहने लगी थी। अब तो राजीव भी बूढ़ा हो चुका था। सब कुछ बेटों ने संभाल लिया था। कविता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। तब उसने अपने भाइयों को फ़ोन किया था कि एक बार मुझे आकर अपनी शक्ल दिखा जाएं, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। मरने से पहले बस अपने बहन भाइयों को देखना चाहती हूँ। रोते हुए उसने मिन्नत की थी। तब जाकर भाइयों का दिल नरम पड़ा था। हॉस्पिटल में आखिरी सांसें लेती हुई बहन से मिलने के लिए सब पहुंच गए, लेकिन कविता के पास समय शायद कम था। बस बहन भाइयों को देखा और आत्मा प्रभु से जा मिली। राजीव को अब एहसास हुआ था कि कविता उसके लिए क्या थी। बिन कहे उसके सब काम कर देने वाली अब इस दुनिया से जा चुकी थी। कम उम्र में बड़े बेटे ने तो शादी की रट लगानी शुरू कर दी, जबकि अभी उसने कमाना भी शुरू नहीं किया था। इतनी उम्र भी नहीं थी। बड़ा बेटा बस 19 साल का था, लेकिन घर भी चलाना था, इसलिए राजीव ने बड़े बेटे की शादी कर दी। इसी तरह कम उम्र में तीनों बेटों की शादियां भी हो चुकी थी, लेकिन पिता के हाथ में तीनों बेटों में से कोई भी 10 रुपये भी नहीं रखता था। बहुएं भी बदतमीजी करने पर आ जाती थीं, लेकिन वो भी राजीव था। उसे कब किसी की सुनने की आदत थी। हर समय घर पर चीखता चिल्लाता रहता कि ये मेरा घर है, अगर तुम लोगों ने इसी तरह का व्यवहार रखा तो मैं तुम तीनों को घर से निकाल दूंगा। ये कहना था कि बेटे भी आगे बढ़कर जवाब देने लगे। तब एहसास हुआ कि कविता ठीक ही कहती थी कि अगर बेटों को भी अभी से बचपन से ही काबू ना किया तो ये बदतमीज़ हो जाएंगे। वो तो दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन उनकी बदतमीज़ी देखने के लिए राजीव बाकी बच गया था। बेटे पिता को आंखें दिखाने लगे थे। ज़रा सा वो कुछ कहता तो उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में उस पर चीखते चिल्लाते। अब तो उसे एक कमरे में बंद करके रख दिया था। वो तंग आ चुका था। एक दिन वही लड़ाई उसके घर में भी थी, शुरू हो गई। तीनों बेटे पिता से अपना हिस्सा मांग रहे थे। वो कहने लगा ये सब कुछ मेरा कमाया हुआ है, मैं तुम लोगों को एक पाई नहीं दूंगा। ये सब कुछ मेरा है, तुम लोगों का इसमें कोई हिस्सा नहीं।
मैंने दिन रात एक करके मेहनत की थी। बड़ा बेटा कहने लगा, तो बाकी की मेहनत हम करेंगे। मेहनत ही तो थी ना, पैसा तो हमारी माँ का था। माँ अपने मायके से पैसा लेकर आई थी, आपका पैसा नहीं था। ये सुनकर तो जैसे राजीव के होश उड़ गए थे। बड़े गर्व से तो वो ये बात अपने बेटों को बताया करता था कि तुम्हारी माँ में तो साहस ही नहीं था कि अपने पिता से अपना हिस्सा मांगती। मैंने तो उसका हाथ तक तोड़ दिया था, फिर जाकर अपने पिता से अपना हिस्सा लेकर आई थी। और देखो, आज मैं तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा कमा रहा हूँ। अपना घर है, फैक्ट्री है, सब कुछ है। तुम लोग भी अपनी पत्नियों के मायके से उनका हिस्सा कभी ना छोड़ना। बेटों ने पत्नियों से तो कुछ नहीं मांगा था, पर अपने पिता से मांग रहे थे। आज अपने ही बोले हुए शब्द किसी गाली की तरह से राजीव को महसूस हो रहे थे। वो फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन बच्चों ने उसको आंसुओं की भी परवाह नहीं की। कहने लगे कि आपकी हर चीज़ पर हमारा अधिकार है, हमें हमारा हिस्सा दे दें। तब पहली बार कविता की बेबसी उसे महसूस हुई थी, जब वो कविता को मजबूर करता था कि वो अपने पिता से पैसे लेकर आए। आज उसी हाल से गुजर रहा था। दिल नहीं चाह रहा था कि अपनी कोई भी चीज़ अपने बच्चों को हवाले करे, इसलिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन ये इनकार उसे बहुत महंगा पड़ा था। तीनों बेटों ने मिलकर पिता को बहुत मारा था। हाथ की हड्डी टूट चुकी थी, एक पैर की हड्डी भी टूट चुकी थी। किसी बेजान मुर्दा शरीर की तरह वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और बेटों ने उसका अंगूठा स्याही में लगाकर सब कुछ अपने नाम कर लिया था। न उसे मौत आ रही थी और न ही उसकी ज़िंदगी में कोई सुख था। आज कविता पर किए हुए अत्याचारों का एहसास उसे हो रहा था, लेकिन वो तो बिना माफ़ किए ही दुनिया से जा चुकी थी। आंसू बहाने के अलावा राजीव के पास और कुछ भी नहीं बचा था। क्या ऐसे लोगों की माफ़ी होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।